हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और AIB18 का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, नवंबर में आपका होने वाला है। तो उसके लिए आपको डेली MCQ की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। चाहे आप AIB18 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको MCQ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स के पर्पस के लिए, चाहे आप जुडिशरी की बात करें, APO है या लो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो MCQ की प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं डेली आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आता हूँ और ये आपको आपकी प्रैक्टिस में जो है हेल्प करेंगे। नए नए तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न के आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ताकि आप ये समझ सके कि इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और आगे एग्ज़ाम में आने की भी संभावना रहती है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद उसके आंसर को आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? X शूट एन एरो टारगेट ऑफ लेफ्ट आई ऑफ Y, यानी कि X ने Y की लेफ्ट आई को टारगेट करते हुए एक एरो को शूट किया, यानी कि एक बाण को शूट किया। विच हिट द राइट आई ऑफ Y, जो कि राइट आई को हिट कर देता है Y की। टू विच Y लॉस द विजन ऑफ द राइट आई। अब यहाँ पर तीर लगने के बाद Y की जो राइट आई है उससे दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाती है, आई डैमेज हो जाती है। X हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस एंड पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द IPC। सिंपली क्वेश्चन है, ये आपको पता लगाना है। अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ होती है तो वो किस सेक्शन में पनिशेबल होगा? पहला ऑप्शन है सेक्शन 324, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 325, तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 326 और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 327। इसे आगे पढ़ने से पहले एक बार हिंदी में दोबारा से इसका क्या अनुवाद है, क्या इसका मीनिंग है, उसको समझ लेते हैं, ताकि कुछ चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आई तो इस मीनिंग को सुनने के बाद समझ में आ जाएगी। X ने Y की बाएं आंख को लक्ष्य करके एक तीर चलाया जो Y की दाहिनी आंख पर लगा और जिसके कारण Y अपनी दाहिनी आंख की दृष्टि खो बैठा। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है? X ने IPC के किस धारा के तहत दंडनीय अपराध किया है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेक्शन नंबर 326, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। जो बात करता है सेक्शन 326 को जब हम पढ़ते हैं IPC के अंदर, वो सिंपली हमें ये कहता है कि जब भी किसी को हर्ट किया जाता है, और वो भी ग्रीवियस हर्ट, और किससे किया जाता है? किसी वेपन को यूज़ करते हुए। अब वेपन कुछ भी हो सकता है, चाहे एक पेन हो, उसको भी वेपन बना के यूज़ किया जा सकता है अगर उसको ग्रीवियस हर्ट होता है। तो ऐसे में ये सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 326 अप्लीकेबल होगी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। अंडर सेक्शन 45 ऑफ IPC लाइफ डिनोट टू। सेक्शन 45 में लाइफ टर्म के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब लाइफ को हम इन सभी में से किस ऑप्शन के साथ सही तरीके से जोड़ते हैं, जो कि इसका राइट आंसर है? पहला ऑप्शन है लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेकंड ऑप्शन है लाइफ ऑफ एनिमल, थर्ड ऑप्शन है ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों की लाइफ को जोड़ा गया है लाइफ वर्ड के अंदर, फोर्थ ऑप्शन है लाइफ ऑफ एदर ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल, या तो ह्यूमन बीइंग की या फिर एनिमल की।
तो वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। उसको समझने से पहले हिंदी में इसका क्या अनुवाद है इसको समझ लेते हैं। आईपीसी की धारा 45 के तहत जीवन का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है मनुष्य का जीवन, दूसरा ऑप्शन है एक जानवर का जीवन, तीसरा ऑप्शन है इंसान और जानवर दोनों का जीवन, या फिर फोर्थ ऑप्शन है इंसान का हो या जानवर का हो किसी का भी जीवन हो शामिल है। इसका सही और सटीक आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। यानी कि जब आप सेक्शन 45 को पढ़ोगे आईपीसी के तो आपको स्पेसिफिकली लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया हो, अदरवाइज कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो तो उसे लाइफ को ह्यूमन बीइंग से जो है डिनोट किया जाएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। द मैक्सिम इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सोसिट related to which of the following section of the IPC? Section number 45 first option, section number 46 second option, section number 47 third option and fourth option is none of the above। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको भी समझ लेते हैं। कहावत इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सोसिट आईपीसी की किस धारा से संबंधित है? सिंपली ये क्वेश्चन है और ये जो सेक्शन है वो रिलेट करती है हमारी सेक्शन नंबर 76 से। सेक्शन नंबर 76 हमें क्या बात करती है, क्या बताती है कि कोई भी एक्ट जो किया गया है किसके द्वारा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कोई भी एक्ट बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट या बाउंड बाय लॉ, बाउंड बाय लॉ किया गया है तो ऐसे सभी जो फैक्ट हैं उनको एक्सक्यूजेड किया जा सकता है। यानी कि ऐसा अगर कोई ऑफेंस किया है तो उसे जर्नल एक्सेप्शन में एक्सेप्शन दी जा सकती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ए इज ए पुलिस ऑफिसर एंड इज ऑर्डर बाय द कोर्ट ऑफ लॉ टू अरेस्ट बी, ड्यू इंक्वायरी एंड बिलीव सी टू बी ए बी, ए अरेस्ट सी इन केस। यानी कि यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है जो रिलेट करता है हमारा सेक्शन नंबर 76 ऑफ आईपीसी से। तो अब इसका कौन सा सही जवाब है आपको शायद पता चल गया होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इज गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सेकंड ऑप्शन है कैन टेक ए डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। थर्ड ऑप्शन है कैन टेक ए डिफेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ लॉ। फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। हिंदी में इसका अनुवाद क्या है उसको भी समझ लेते हैं। ए एक पुलिस अधिकारी है और अदालत ने उचित पूछताछ के बाद बी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और सी से बी पर विश्वास करते हुए ए ने सी को गिरफ्तार कर लिया। उसे लगा कि यही वो व्यक्ति है। तो ऐसे में इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? गलत कारावास का दोषी तथ्य की गलती का बचाव कर सकता है, कानून के अधिकार की रक्षा कर सकता है, या उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं है। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट की गलती है तो ऐसे में उसे यहाँ पर एक्सेप्शन मिली हुई है सेक्शन 76 के अंदर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। सेक्शन नंबर 73 of IPC provide for the maximum limit of a solitary confinement to be a। यानी कि जब आप सेक्शन 73 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर सोलिटरी कन्फाइनमेंट टर्म के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि कब कब कितनी कितनी जो है सज़ा दी जा सकती है सोलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर। तो इसके पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? मैक्सिमम कितनी होगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि 1 साल सोलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है, 2 साल हो सकती है, 3 महीने हो सकती है, या 6 महीने हो सकती है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है वो भी समझ लेते हैं। आईपीसी की धारा 73 एकांत कारावास की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है सेक्शन 73 के प्रावधान के अनुसार। तो मैक्सिमम जो है वो 3
वर्ष तक जो है हो सकती है। 3 वर्ष नहीं, 3 मंथ्स तक, 3 मंथ्स तक जो है हो सकती है। इसलिए इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। हाउ मैनी जजेस बेंच पास द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ के.एस. पुट्टास्वामी केस। तो ये जो केस है के.एस. पुट्टास्वामी, इसमें जो जजेस थे जिन्होंने इस केस को डिसाइड किया, उसमें कितने जजेस थे? 5 थे, 7 थे, 9 थे, 11 थे। तो हिंदी में इसका क्या अनुवाद है? कितने न्यायाधीशों की पीठ ने के.एस. पुट्टास्वामी एक ऐतिहासिक फैसला सुना था। कितने थे उसमें? टोटल जो थे 9 थे। तो 9 जजेस की बेंच के द्वारा के.एस. पुट्टास्वामी केस को डिसाइड किया गया था। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अब ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि के.एस. पुट्टास्वामी केस किस चीज़ से रिलेटेड था, किस मैटर से? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्री इंटरनेट। तो ये रिलेट करता है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी से, यानी कि जनता का प्राइवेसी, निजता का अधिकार से ये जो रिलेट करता है। के.एस. पुट्टास्वामी का केस है, इसे आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? बाय विच अमेंडमेंट द फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट की गई थी? तो ये इंसर्ट की गई थी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये किस आर्टिकल में जोड़ा गया था? आर्टिकल नंबर 51 कैपिटल ए के अंदर। इसमें स्टार्टिंग में 10 ड्यूटीज थी, बाद में इसमें 11 ड्यूटीज इंसर्ट की गई उससे, और इन सभी को मिलाकर जो इसमें राइट टू एजुकेशन का राइट भी शामिल था। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये? राइट टू प्राइवेसी इज इम्प्लिसिट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा राइट टू प्राइवेसी का राइट है, जो कि के.एस. पुट्टास्वामी के द्वारा जो इस पर डिस्कशन किया गया था, जो एक लैंडमार्क जजमेंट थी, तो ये हमारे भारतीय संविधान के किस अधिकार के बारे में बात करता है और उसके किस अनुच्छेद के अंदर आता है? आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 19 सब सेक्शन 1 क्लोज बी। आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 21। तो आर्टिकल नंबर 21 से ये रिलेट करता है और उस राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत निहित है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। फ्रॉम व्हाट कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटी आर टेकन। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं, हम उससे एडॉप्ट किए हैं? यूएसए, यूएसएसआर, कनाडा या स्वीडन। तो ये हमने लिए हैं यूएसएसआर से, यानी कि रशिया से। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट पीपल फ्रॉम गैदरिंग। कौन सा ऐसा सेक्शन है? जस्ट वेट, एक मिनट वेट कीजिए। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि रिलेट करता है हमारा किससे रिलेट करता है हमारा? वो रिलेट करता है कि कोई भी व्यक्ति इकट्ठा नहीं होगा एक साथ। तो आर्टिकल नंबर 143, आर्टिकल नंबर 144, आर्टिकल नंबर 145, आर्टिकल नंबर 146। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि डील करता है इससे? तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट जस्ट वेट, मेरा फैन नहीं चल रहा।
तो ये रिलेट करता है हमारा सेकंड ऑप्शन से। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। सीआरपीसी के किस धारा के तहत सरकार लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए कहता है? जब हम बात करते हैं इंटरनेट भी शटडाउन किया जा सकता है इस सेक्शन के द्वारा, इसको भी आपको जो है याद रखना है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? हु कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, पेरेंट्स को मेंटेनेंस देता है, बच्चों को मेंटेनेंस देता है, वाइफ को मेंटेनेंस देता है। तो ऐसे में इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है एनी अनमैरिड माइनर डॉटर, सेकंड ऑप्शन है लीगली विदाउट वाइफ, या थर्ड है इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, और फोर्थ है इन सभी को। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा कौन कर सकता है, मेंटेनेंस का दावा कौन कर सकता है? पहला ऑप्शन है अविवाहित नाबालिग पुत्री, दूसरा है कानूनी रूप से विवाहित पत्नी, तीसरा है नाजायज नाबालिग बेटा, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, इन सभी को शामिल किया गया है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। इन विच लैंडमार्क केस द इशू रिगार्डिंग द लीगैलिटी ऑफ LGBTQ मैरिज इज टू बी रेज्ड। रिसेंटली अभी डिसीजन इस पे आया है। कौन सा केस है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है? जो बात करता है सेम सेक्स मैरिज के बारे में। इस पर काफ़ी अच्छी डिस्कशन चली थी अभी रिसेंटली और इसका डिसीजन आ गया है। कौन सा केस है? पहला केस है राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सेकंड केस है अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा है बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और फोर्थ है सुप्रिया चतुर्वेदी है इसका शायद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यही केस है जो कि अभी रिसेंटली जिसकी जजमेंट आई है, और यहाँ पर डिसीजन क्या रहा कि उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि इस पर लॉ जो है हम नहीं बना सकते हैं, और इस पर लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है, वहीं पर लॉ जो है पास किया जाएगा। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। व्हेन इंडिया वाज गिव राइट टू वोट, कब कौन से सन में हमें राइट टू वोट का जो है हमारे पास राइट आ जाता है, और कौन सा आर्टिकल है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। पहला ऑप्शन है 1915, 1961, 1976 और नॉन ऑफ द अबव। तो इससे रिलेटेड जो हमारा राइट टू वोट से रिलेटेड आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 324। तो इसका जो सही जवाब है कि हमें राइट टू वोट देने का अधिकार इंडिया ने कब दिया गया था, तो इसको तो ये दिया गया था 1950 में। भारत में मतदाता का अधिकार कब दिया गया था? 1950 में दिया गया था। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? विच लैंडमार्क जजमेंट परटेन टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। पहला ऑप्शन है संतोष सिंह राणा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दूसरा केस है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तीसरा केस है बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फोर्थ केस है आर वर्सेस टोल्सन। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। कौन सा ऐतिहासिक निर्णय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 से संबंधित है? ये हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 11 आप सभी को पता होगा, प्ली ऑफ एलिबी से रिलेट करता है, यानी कि हाईली इम्प्रोबेबल कोई चीज़ है या इनकंसिस्टेंसी है तो उससे डील करता है। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि ये सेक्शन किस किस से डील करता है। इससे रिलेटेड लैंडमार्क हमारा केस है दूधनाथ पांडे का, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है।
बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ प्ली ऑफ एलिबी इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। आपको ये तो पता चल गया ये किस सेक्शन से रिलेटेड है, सेक्शन नंबर 11 से। अब प्ली ऑफ एलिबी किस लैंग्वेज की है, क्या ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा रहता है या ग्रीक में या फ्रेंच में? तो जो भी हम मैक्सिम पढ़ते हैं वो तो लैटिन में होती है, और प्ली ऑफ एलिबी ये भी लैटिन में है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको भी हम समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेस गेस्टे। रेस गेस्टे किस सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 6 में डिफाइन किया गया है। रेस गेस्टे यानी कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि डैश है, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला ऑप्शन है सेम ट्रांजैक्शन, दूसरा ऑप्शन है सेम स्टेट, तीसरा ऑप्शन है थिंक डन, और फोर्थ ऑप्शन है थिंक हैपन। यानी कि रेस गेस्टे का क्या मतलब होता है, तो रेस गेस्टे का मतलब होता है सेम ट्रांजैक्शन। यानी कि कोई भी एक्ट जब सेम ट्रांजैक्शन में किया जाता है तो वो रेस गेस्टे के अंदर आता है, और वो सेक्शन 6 के अंदर रिलेवेंट होता है। और सेक्शन 6 में जो रेस गेस्टे टर्म है वो रिलेवेंट सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में भी रिलेवेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेक्शन में रिलेवेंट हो, एक से ज़्यादा सेक्शन में भी रिलेवेंट हो सकते हैं। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इम्प्लाई टू द प्रिंसिपल ऑफ प्ली ऑफ एलिबी। आपको ये तो पता चल गया सेक्शन नंबर 11 में प्ली ऑफ एलिबी की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेसिफिक बताना है कि किस सेक्शन के अंदर आता है। सेक्शन नंबर 11 सब सेक्शन 1, सेक्शन नंबर 11 सब सेक्शन 2, सेक्शन नंबर 14 और 15 ये दोनों तो है ही नहीं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है, इससे पहले हिंदी में समझ लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्ली ऑफ एलिबी के सिद्धांत को दर्शाती है? तो इससे रिलेटेड जो है जब हम बात करते हैं प्ली ऑफ एलिबी की तो 11 सब क्लोज टू सब सेक्शन 2 जो है वो इस बारे में बात करती है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड टू द सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 8 डील करता है किस चीज़ से? सेक्शन 8 डील करता है मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट के बारे में। कंडक्ट जो कि 2 प्रकार का हो सकता है, प्रीवियस और सब्सीक्वेंट। तो इस तरीके से चार्ट बना के आप याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है सेक्शन 8 से रिलेटेड कौन सा हमारा केस लॉ है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला केस है आर वर्सेस फोस्टर, सेकंड केस है रिलैक्स वर्सेस टुंडा, थर्ड केस है आर वर्सेस टोल्सन, और फोर्थ केस है क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला। तो ये जो केस है सेक्शन 8 से रिलेटेड केस रिलेट करता है किससे? एम्परर, क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला का केस है जो कि सेक्शन 8 से डील करता है। सेक्शन 8 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको पता चल ही गई। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, ये एक लैटिन मैक्सिम है, इसका क्या मतलब है? इस मैक्सिम का क्या रेस गेस्टे है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, डाइंग डिक्लेरेशन है या कन्फेशन है? बात करते हैं रेस गेस्टे की, तो सेक्शन 6 इस बारे में डील करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ 101, डाइंग डिक्लेरेशन 32, और ये आपको यहाँ पर कमेंट करके हमें बताना है कि कौन से सेक्शन से डील करता है। तो ये जो लैटिन मैक्सिम है ये किससे डील करती है ये आपको हमें बताना है। ये डील करती है हमारी
थर्ड ऑप्शन से। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि कानूनी कहानी, जो ये कहानी ये जो मैक्सिम है ये रिलेट करती है डाइंग डिक्लेरेशन से। और स्पेसिफिकली डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ पर बताई गई है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के अंदर। इसके अलावा और भी क्लोजेज हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC हाई कोर्ट कन्फर्म द डेथ सेंटेंस। सेक्शन 366 फर्स्ट ऑप्शन, सेक्शन 367 सेकंड ऑप्शन, सेक्शन 368 थर्ड ऑप्शन, सेक्शन 369 फोर्थ ऑप्शन। हमें पता है कि जब भी कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष ट्रायल चलता है, कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष, और उन्हें जो है डेथ पेनल्टी देनी होती है, तो ऐसे में वो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेते हैं। तो वो किस सेक्शन में लेते हैं, सेक्शन नंबर 368 के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। इन केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस, जो रिलेट करता है किससे, डेथ पेनल्टी से। जब भी हम बात करते हैं रेयरेस्ट केस की, तो उससे हम समझेंगे क्या, डेथ पनिशमेंट। यानी कि जब भी डेथ पेनल्टी दी जाती है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस की बात यहाँ पर हो रही है। अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट जो केस है ये किससे रिलेटेड है, पहला है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दूसरा है वर्षा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तीसरा है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। तो जब बात की जाती है रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस यानी कि डेथ पेनल्टी की, तो ये रिलेट करता है हमारा थर्ड ऑप्शन से, जो बात करता है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब से। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द कंडक्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द IPC टॉक अबाउट, कौन से कंडक्ट की बात करता है, क्या सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात करता है, या कंटेम्परेरियस कंडक्ट की बात करता है, या इन दोनों की, या इनमें से कोई भी नहीं है। जब हमने अभी देखा था कि जब हम कंडक्ट की बात कर रहे थे तो वहाँ पर दो ही कंडक्ट थे, एक तो प्रीवियस कंडक्ट और एक हमारा सब्सीक्वेंट कंडक्ट। तो दो ही हमारे कंडक्ट थे, इसके अलावा कोई भी कंडक्ट वहाँ पर शामिल नहीं था। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत आचरण की बात की गई है, वहाँ पर आगामी आचरण की बात की गई है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात की गई है, ना कि कॉन्टेम्परेरियस। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, लेकिन इसको सेक्शन 6 के अंदर रिलेवेंट माना जाता है। जब हम सेक्शन 6 के अंदर कंडक्ट की बात करते हैं तो तब हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा। यानी कि एक साथ में अगर कोई भी कंडक्ट हो रहा है तो उसे कंटेम्पेरियस कंडक्ट कहते हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, आप इसको जो है समझ लीजिए। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर द मिसकैरेज अंडर द IPC। अगर किसी ने मिसकैरेज करवाया है, गर्भपात करवाया है, तो उसको कितनी सज़ा जो है दी जा सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उसको कितनी सज़ा दी जा सकती है, उसको 1 साल सज़ा दी जा सकती है, 3 साल, या फिर 6 महीने, या इन सभी में से कोई भी नहीं। तो उसने 3 साल प्लस या तो फाइन या फिर इन दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर हम बात करें कंडक्ट ऑफ पार्टी की, तो वो किस सेक्शन के अंदर रिलेवेंट होगा, सेक्शन 5 में, सेक्शन 6 में, सेक्शन 8 में, सेक्शन 9 में ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में रिलेवेंट होगा। तो ये हमारा रिलेवेंट होगा सेक्शन नंबर 8 के अंदर।
अब बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जब हम बात करते हैं कंडक्ट ऑफ किसकी, विटनेस की, तो ये किस सेक्शन में रिलीवेंट होगा, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 8 या सेक्शन 9। तो ये रिलीवेंट होगा हमारा सेक्शन नंबर 6 के अंदर। सेक्शन नंबर 6 हमारा किससे डील करता है, रेस गेस्टे से डील करता है, यानी कि सेम ट्रांजैक्शन। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। हु कैन पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC। सेक्शन 125 किस बारे में बात करता है, ये बात करता है हमारा मेंटेनेंस से रिलेट करता है, यानी कि मेंटेनेंस किसको दी जाती है, मेंटेनेंस दी जाती है किसको, वाइफ को दी जा रही है, यानी कि वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, बच्चे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, या फिर पेरेंट्स जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन के अंदर। अब ये जो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया जाता है कि मेंटेनेंस दी जाए वाइफ को, चाइल्ड को या पेरेंट्स को, तो कौन पास करेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेकंड ऑप्शन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, थर्ड ऑप्शन है सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी नहीं। तो ये जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो सब डिवीज़न के द्वारा ही सब डिवीज़न नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही पास किया जा सकता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, CRPC की धारा 125 के तहत आदेश कौन पारित कर सकता है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। द प्राइमरी बर्डन ऑफ प्रूफ, द प्राइमरी यानी कि शुरुआती बर्डन टू प्रूफ ऑफ प्ली ऑफ एलिबी ऑन किस पर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसिक्यूशन, सेकंड ऑप्शन है विक्टिम, थर्ड ऑप्शन है एक्यूज और फोर्थ ऑप्शन है प्लेंटिफ। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, प्ली ऑफ एलिबी को साबित करने का प्रथम दायित्व सबूत किस पर रहेगा, अभियोजन पर, जिसका मतलब जिसको चोट पहुंची है जिसे हम विक्टिम कहते हैं, और तीसरा है हमारा अभियुक्त और चौथा है हमारा वादी। विक्टिम को हम हिंदी में एक स्पेसिफिक वर्ड है, यहाँ पर ये सही वर्ड नहीं लिखा हुआ है, विक्टिम को कुछ कहते तो हैं शायद, कोई नहीं, इसको ऐसे ही समझते हैं, प्ली ऑफ एलिबी। आपको ये पता है सेक्शन नंबर 11 इससे डील करता है, यानी कि जहाँ पर भी आपको कोई भी वर्ड पहले से पता है उसको आप याद कीजिए इसी तरीके से। प्ली ऑफ एलिबी सेक्शन 11 डील करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, तो प्ली ऑफ एलिबी किसने मांगी है, उसी ने मांगी है जो कि एक्यूज है। इस पर यह आरोप है कि इसने कोई अपराध किया है। अब अपराध करने के लिए ये कह रहा है मैं तो वहाँ पर था ही नहीं, यानी कि उसी जगह पर था ही नहीं जहाँ पर ऑफेंस हुआ है। तो ऐसे में ये क्या ले रहा है, प्ली ले रहा है, प्ली ऑफ एलिबी सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 के सब सेक्शन 2 के अंदर प्ली ऑफ एलिबी स्पेसिफिकली बताया गया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, और इसी पर बर्डन होता है, किस पर, एक्यूज के ऊपर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। डाइंग डिक्लेरेशन कौन से सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 32, स्पेसिफिक सेक्शन है सब सेक्शन 1। अब ये डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, क्या ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, कोर्पोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, दोनों है या फिर दोनों ही नहीं है। तो जब हम बात करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन की मृत्यु पूर्व घोषणा, यानी कि मरने से पहले, तो ऐसे क्या ये ठोस साक्ष्य है या पुष्टि कारक साक्ष्य, दोनों है या उपरोक्त में से कुछ भी नहीं है। तो इसे हम कहते हैं सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ ले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द पनिशमेंट ऑफ डेथ, यानी कि डेथ की पनिशमेंट इन सभी ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन से डील करती है। हमें पता है सेक्शन 302 में डेथ है, 396 डकैती इसमें भी डेथ है, 376 से रेप के ऑफेंस के लिए भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर स्पेसिफिकली पूछ लिया गया है कि कहाँ पर जो है डेथ पेनल्टी के बारे में बताया, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है। डाइंग डिक्लेरेशन इम्प्लिसिट अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन नंबर 32 सब सेक्शन
1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। द ऑफेंस इन विच डेथ एज ए पनिशमेंट इज गिवन एज जर्नली ट्राइड बाय द विच कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, अगर कोई डेथ पेनल्टी है किसी ऑफेंस की और वो ऑफेंस किसी ने घटित किया है, तो उसका ट्रायल किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट के पास किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। सेशन कोर्ट के पास किया जाएगा? किया जाएगा। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि डेथ पेनल्टी है। तो ऐसे में इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सत्र न्यायालय। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए।